हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है तो पढ़ेंगे। सेल डिस्कवर्ड बाय, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया था सेल को। द सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इन बायोलॉजी द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लाइव ऑन इट्स ओन and that makes up all living organism and the tissue of the body। ठीक, मतलब क्या है कि बायोलॉजी में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी किसी भी जीवधारी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वह सबसे छोटी से छोटी यूनिट जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार करे, जो उस एनिमल के लाइफ को स्टार्ट करे, वो क्या होता है? सेल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी दीवार को देखेंगे तो उस दीवार में जिस प्रकार ईंटों की एक परत लगी होती है ना, तो अगर आप उस दीवार की यूनिट देखेंगे तो उस दीवार की जो यूनिट होती है वो एक ईंट होती है। ठीक, तो वो पूरा, अब आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि जो पूरी वॉल है वो एक एनिमल है। ठीक, और उसकी जो एक ईंट है वो क्या है? वो एक सेल है। ठीक, तो जिस प्रकार एक ईंट बनती है कई सारे ईंटों को मिला करके, मतलब पूरी दीवार बनती है एक ईंटों को मिला करके, वैसे एक बॉडी बनती है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसका ओरिजिन सिर्फ एक सेल से होता है ना। तो वही कह रहा है कि वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। चलो आगे पढ़ते हैं। अ सेल हैज़ 3 मेन पार्ट्स: द सेल मेम्ब्रेन, the nucleus and the cytoplasm। The cell membrane surround the cell and control the substance that go into the out of the cell। ठीक है, तो कोई भी सेल हो उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला तो उसकी सेल का बाहरी स्ट्रक्चर। ठीक, सेल का बाहरी स्ट्रक्चर, जैसे अभी आपको दिखाता हूँ नीचे, ये देखिए, जैसे कि ये एक सेल है। ठीक, इस सेल का सबसे बाहरी स्तर क्या है? वो है सेलुलर मेम्ब्रेन। ठीक, या सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अगर आपके पास प्लांट सेल है, आप किसी प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसकी जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल की सेल में जो आउटर लेयर होती है वो, तो जिस प्रकार अगर सब प्लांट सेल की बात करेंगे आप, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर मतलब बाहरी कवर होता है सेल का, वो सेल वॉल होता है। जबकि जो एनिमल सेल होती है उसकी जो बाहरी परत होती है, बाहरी जो लेयर होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल होती है। अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? तो सेमी परमिएबल क्या होता है कि इसको बोलते हैं हिंदी में अर्धपारगम, मतलब कुछ खास चीज़ें ही इस सेल के अंदर आ सकती हैं, और इस सेल के इस वाले हिस्से से, अगर बात करें इस वाले हिस्से से, जैसे ये बाहरी लेयर है, इससे कुछ खास चीज़ें ही अंदर आ सकती हैं और कुछ खास चीज़ें ही बाहर जा सकती हैं, ताकि इस सेल में एक निश्चित अनुपात बना रहे कि कोई चीज़ हमें कम चाहिए तो वो ज़्यादा ना आ जाए, कोई ज़्यादा है वो कम ना आ जाए, कोई अनावश्यक पदार्थ ना आ जाए जो सेल को डैमेज करे। ठीक है ना? तो वही कह रहा है, सेल की 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो इसका बाहरी सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद उसमें सबसे बड़ा जो अंग होता है वो उसका होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सारे वीडियोस में सेल का स्ट्रक्चर और सेल का ऑर्गेनिज्म एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं a single cell is often a complete organism in itself। A single cell is often a complete organism itself, such as bacterium, yeast, other cell acquire specialized function as they mature। इसका क्या मतलब? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, ठीक, जैसे कि अभी होता है ना कि किसी भी एनिमल का ओरिजिन एक सेल से होता है, वो सेल कई सारी मिलती है, उसकी बॉडी बनाती है। बट कई एनिमल्स ऐसे होते हैं, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी होल बॉडी ही एक सेल की बनी होती है, जैसे कि प्रोटोजोन्स, जैसे कि बैक्टीरिया। इनका पूरा होल स्ट्रक्चर ही एक सेल का होता है। इनका जो पूरा होल स्ट्रक्चर ही होता है उस सेल का होता है, सिंपल। इसी के अंदर उनके सारे सेल ऑर्गेनाइज होते हैं। इनमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियोइड होता है अंदर छोटा सा, उसी में न्यूक्लियस पड़ा होता है, न्यूक्लियस नहीं, उसमें डीएनए पड़ा होता है ऐसे नंगा। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब पूरा एनिमल ही। अगर आप बात करें पैरामीशियम की, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम जो कि एक प्रोटोजोन है, उसकी पूरी होल बॉडी एक सेल में है, वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सेल का है। उसके सारी वो जैविक क्रिया करता है जो हम अपनी पूरी बॉडी में, एक ह्यूमन बींग करता है, एक बड़ा एनिमल करता है, मेटाजोन्स करता है, वो एक प्रोटोजोन सारी एक्टिविटीज़, सेलुलर एक्टिविटीज अपनी सेल में करता है, और अपनी वो भी एक अपनी लाइफ जीता है। तो वो एक्वाटिक मरण, उसकी खैर अलग बात है, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। तो इसी तरह होता है कुछ एग्जांपल। इसका मतलब ये कि कुछ एनिमल जो है वो
बॉडी स्ट्रक्चर, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी पूरी लाइफ या उनका पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो खुद में खुद एक सेल में ही होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो these cells cooperate with other specialized cells and become the building blocks large multicellular organism such as human and other animals। ठीक, मतलब जितनी भी सेल्स होती हैं वो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, मिलती हैं, फिर मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के बॉडी एनिमल्स बनाते हैं, एनिमल्स की बॉडी बनाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहते अच्छा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं इसको। द स्मॉलेस्ट नॉन सेल अ ग्रुप ऑफ टाइनी बैक्टीरियम called the mycoplasma। द स्मॉलेस्ट सेल आर ग्रुप इन टाइनी बैक्टीरियम। कहने का मतलब ये है कि जो अब तक की सबसे जो छोटी सेल है, ठीक है ना, वो एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी संख्या है। अब सबसे छोटी सेल, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो वो माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, तो वो किसी भी एलिमेंट की न्यूरॉन सेल होती है, वो सबसे लंबी सेल होती है। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच के एग के बाहर की जो सेल होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, इस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अ सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अभी मैंने बताया था ऊपर 3 पार्ट कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस, बिटवीन द टू यानी कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक पदार्थ भरा होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसका बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। विथिन अ साइटोप्लाज्म लाई intricate arrangement of the fine fibers and the hundreds of even thousands of minuscules but distinct structure called the organelles। इसका क्या मतलब जो सेल होती है, ठीक, एक तो उसका पार्ट हो गया मेन पार्ट न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ एक बड़ी सी लेयर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर अपना खुद का न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए या कहते हैं उसको जेनेटिक मटेरियल होता है, वो अलग बात है। अब इसको पढ़ता है तो मतलब कोई भी एक ये सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, इसके बीच का जितना भी एरिया ये है, इसमें क्या होता है, सेल्स ऑर्गन्स होते हैं। सेल्स ऑर्गन्स होते हैं, तरह तरह के सेल्स ऑर्गन होते हैं। कुछ डबल मेम्ब्रेन के द्वारा होते हैं, उनके बाहर एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, कुछ में डबल लेयर होते हैं, कुछ सिंगल लेयर होते हैं। अगर डबल लेयर की बात करें तो एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, अगर सिंगल की बात करें तो टोनो प्लस फूड वैक्यूल, अगर प्लांट सेल की बात करें तो वो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब पढ़ते हैं आगे के बारे में। ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द सेल। ठीक, तो पहला होता है, अभी बताया मैंने, पहला होता है न्यूक्लियस। ठीक, अच्छा ये मैंने लिखा है न्यूक्लियस एसिड डीएनए। क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उस सेल का एक सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ठीक, न्यूक्लियस करता क्या है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन के रूप में। ठीक है, तो सेल के कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस करता है। उसके अंदर सभी बायोमोलिकुलर रिएक्शंस और सारी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह वगैरह तमाम जैविक रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं वो सब न्यूक्लियस के द्वारा होती हैं, न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती हैं। ठीक, न्यूक्लियस ही सेल की नीड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस एमआरएनए भेजता है, उसके अकॉर्डिंग सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, वैक्यूल्स क्या होता है। तो वैक्यूल्स क्या होती है, वैसे तो एनिमल सेल में थोड़ी कम होती हैं, नेगलेक्टेड होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में इनका बहुत रोल होता है। प्लांट सेल में क्या होती है, फूड वैक्यूल्स होती हैं ज़्यादातर करके, तो वो क्या होते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक, हमारे तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, तो इनमें सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो वैक्यूल के रूप में रखा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम का जो मुख्य काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक, तो राइबोसोम के ऊपर क्या होना था, जो एमआरएनए होता है वो टीआरएनए पकड़ कर लाता है और जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, पर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इसे सेल का बिजली घर या ऊर्जा घर भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं, तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सेल है, ठीक है ना, वो एडीपी में एक फॉस्फेट ऐड करके, जो आपका एडीपी होता है एडेनिन डाइफॉस्फेट, इसमें एक फॉस्फेट ऐड करके, इसमें देखो एडीपी जो होता है, एडीपी इसमें एक फॉस्फेट ऐड करके वो एटीपी बनाता है। एटीपी क्या है, एटीपी क्या है, तो जो
एटीपी होता है, एटीपी, ठीक, जो एटीपी होता है ये होते हैं ऊर्जा के सिक्के, ठीक। जो एडीपी होता है वो खाली सिक्का होता है, मतलब एग्जांपल के बता रहा हूँ कि जो एडीपी होता है उसके जब एक फॉस्फेट मिला के दिया जाता है तो एटीपी बनता है, ठीक। तो एटीपी जो होता है ये एटीपी ही आप ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऊर्जा हो जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है वो एटीपी के रूप में बनाती है। इसका फॉर्मूला होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। तो शरीर में जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक, तो मेरी जो ऊर्जा है एटीपी वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, वॉइस में, और वॉइस में जो कि आप जानते हैं ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है ना। तो हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बनाई वो एटीपी के रूप में बनाई, और शरीर की जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वो एटीपी के रूप में यूज़ होती है। पढ़ते चल गया कि विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन नेसेसरी ऑफ द सेल फॉर द सर्वाइवल, ठीक है ना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो किसी भी एनिमल में ऊर्जा का निर्माण करती है सेल के अंदर, अकॉर्डिंग टू एनिमल्स नीड। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करें लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम क्या होते हैं? तो लाइसोसोम विच डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल विद इन द सेल। ये क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं या क्या होता है, इनमें खास इंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं। इनके अंदर जो लाइसोसोम होते हैं इनमें हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं। सपोज करिए कोई सेल है, उसके अंदर कोई अनवांटेड मटेरियल आ गया तो उस सेल को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना, इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, उससे अटैच करके उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक, उसको नष्ट कर देते हैं ताकि सेल में कोई भी दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, पढ़ते हैं। कह रहा विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल बाय सिंथेसाइजिंग अब दिख रहा है आपको पूरा, ठीक है, पहले दिख नहीं रहा था, अब देखते हैं। तो कह रहा है इस प्ले इंपॉर्टेंट रोल बाय सिंथेसाइजिंग सेलेक्ट मॉलिक्यूल्स and all the processing, sorting and directing them to the proper location. The proper location in addition, plant cell contain chloroplast which are responsible for the photosynthesis. Plant cell responsible for the photosynthesis. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यहाँ देखिए ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, ठीक है, इससे अटैच एक स्ट्रक्चर होता है, इससे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है ना, न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, इससे अटैच कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस प्रकार के, कुछ इस प्रकार के जुड़ा हुआ था आपस में, ठीक है ना। इनको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खुरदुरे और दूसरे होते हैं सिंपल या स्मूथ, ठीक। एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ, ठीक। अच्छा, रफ क्या होता है, रफ वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं, जिनके सरफेस पे जो राइबोसोम होते हैं, ठीक, राइबोसोम होते हैं वो अटैच होते हैं, उनको बोलते हैं रफ। उन पर क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जब प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत होती है तो प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है वो उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है जिन पर राइबोसोम होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि राइबोसोम पे ही क्या प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके स्मॉल यूनिट पर, ठीक। अब देखते हैं आगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया, ये दो प्रकार की होती है, एक चिकनी एक खुरदुरी, यानी कि एक रफ एक स्मूथ। गोल्जी बॉडी। अच्छा, गोल्जी बॉडी क्या होता है, गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी का एक विशेष रोल होता है कि जो भी सेल फूड या एनर्जी कोई चीज़ सेल के अंदर बनी, ठीक, मान लीजिए एटीपी बनी माइटोकॉन्ड्रिया में, या कोई जो ऊर्जा स्टोर की गई, कुछ सेल के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई वो कंपोनेंट बनाए गए जो बॉडी में नीड है, ठीक है ना। तो उनको सही जगह पे लेकर कौन जाएगा, तो वो जो लेकर जाने का काम करता है, ठीक है ना, जो लेकर जाने का काम करता है वो काम करता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। उसको कहीं पर भी लेकर जाना, मान लीजिए हमारे हाथ को ज़रूरत है तो वो पैकेट में करके उसको लेकर कौन जाएगा, उसको उस पॉइंट तक पहुंचाने में मदद कौन करेगा, वो काम करेगा गोल्जी बॉडी, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।